नमस्ते बच्चों। वेलकम टू जिज्ञासा ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स पढ़ेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। लाइफ मतलब है जिंदगी, एंड एनिमल्स मतलब जानवर। जानवर में हम ह्यूमंस बीइंग भी इंक्लूड हो जाएंगे। प्रोसेसेस मतलब होता है प्रक्रिया। प्रक्रिया वर्ड में क्रिया आता है। क्रिया मतलब होता है एक्शन, कोई भी काम हो रहा है। तो जब ये कई सारे काम किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप किए जाएंगे तो उसको बोलते हैं प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे खाना बनाना एक प्रोसेस है। खाना बनाने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं? पहले हम जो वेजिटेबल्स है वो परचेज करने के लिए मार्केट जाएंगे। देन वेजिटेबल्स को धोएंगे, देन चॉप करेंगे, छौंक लगाएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस हो जाएगा। वैसे ही एनिमल्स के अंदर जिंदा हम एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स, हमको जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ क्रियाएं प्रक्रियाएं होती हैं जिनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन होता है, जो हम इस स्लाइड में हम कवर इस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। देन होता है रेस्पिरेशन, और होते हैं एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन तो हम आज ही कवर करेंगे। देन रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है गैसेस का एक्सचेंज होता है। जब हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि जो फूड है उसका ब्रेकडाउन हो गया सिंपलर फॉर्म में, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अब एब्जॉर्ब होके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल्स के पास जाते हैं। हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल्स की बनी हुई है। तो सेल्स जो है उसके अंदर जब न्यूट्रिएंट्स जाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स अलोन कैन नॉट प्रोवाइड एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ऑक्सीजन सेल्स के पास कैसे आती है और कैसे ऑक्सीडेशन करती है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के अंदर। देन है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। अब दूसरा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सक्रीशन में और डेफिकेशन में। एक्सक्रीशन और डेफिकेशन दोनों जो है डिफरेंट टर्म्स हैं। एक्सक्रीशन मतलब होता है यूरिन पास करना। जो हम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। और जो डेफिकेशन मतलब जो पॉटी जो करते हैं, यानी जो न्यूट्रिशन के बाद हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है वो हमारी बॉडी से एनएस के थ्रू जो बाहर निकलता है उसको हम डेफिकेशन बोलते हैं, एक्सक्रीशन नहीं बोलते हैं। देन है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोड्यूस करना, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। देन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू फूड या न्यूट्रिएंट्स हम इंजेस्ट करते हैं, एनगल्फ करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स या फूड एंटर होता है फिर उसका ब्रेकडाउन होता है सिंपल फॉर्म में ताकि वो एब्जॉर्ब हो पाए हमारी बॉडी के थ्रू, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब ये जो हम फूड इंजेस्ट करते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है हमारी बॉडी डायरेक्टली, क्योंकि उसकी साइज होती है पार्टिकल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, वो काफी बड़ी होती है। तो इसीलिए उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उसी को डाइजेशन हम कहते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं फिर ये बाद में क्या करेंगे? एनर्जी प्रोडक्शन के काम आते हैं। हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, मेंटेन हो रहा है, जहां चोट लग जाती है वहां पर रिपेयरमेंट होता है। तो ये सारे इसके पर्पजेज हैं न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन जो है वो इंजेक्शन होता है, उसमें ब्रेकडाउन होता है फूड का, हमने जो ऐसा कि बताया। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रन करता है माउथ से एनस की तरफ। तो ये है वे ऑफ पासेज ऑफ फूड, यानी फूड कहाँ कहाँ से होके पास कर रहा है हमारे माउथ से एनस तक के रास्ता जो होता है वो पूरा रास्ता कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जीआई इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और इसको हम गट भी बोलते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, कुछ हमको डिफरेंस दिखाई दे रहा है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं। देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, जहां जहां से फूड पास करता है सिर्फ उसको एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं, यानी माउथ से लेके, पहले माउथ है, देन ईसोफेगस आया, देन स्टमक आया, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड नस, इसी को एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है, जब कई सारे ऑर्गन एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए जब लगेंगे, जैसे कि डाइजेशन है, डाइजेशन में कई सारे ऑर्गन्स सिर्फ डाइजेशन का काम कर रहे हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हुआ। जैसे हम एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, जो सारे ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, तो वो सारे ऑर्गन्स मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हो गए। वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो सारे ऑर्गन्स ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी वो सारे ऑर्गन्स वो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा हमको दिखाई दे रही है सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, ये कुछ सीक्रेट कर रही हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। वैसे ही लीवर भी कुछ सीक्रेशन कर रहा है, कुछ पदार्थ है जो हेल्प कर रहा है डाइजेशन में। वैसे ही पेनक्रियाज भी कुछ सीक्रेट कर रही है, तो इनके जो सीक्रेशंस हैं वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए ये सारे ऑर्गन्स भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हैं। अब फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं माउथ। माउथ हम देख सकते हैं, माउथ जो है ये स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी अपर लिप और लोअर लिप के बीच में जो लाइनिंग्स है हमारी, जो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, ये माउथ कहलाता है। अंदर जो हम आ करते हैं, वो अंदर का जो हमको दिखता है, दैट इज नॉट कॉल्ड माउथ, उसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी या बकल कैविटी। अब ये जो ओरल कैविटी है, ये देन बैक साइड में फर्दर ओपन हो जाती है हमारे ईसोफेगस में। ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ईसोफेगस है। ये ईसोफेगस क्या करता है, हमारे माउथ को हमारे स्टमक से ज्वाइन करके रखता है। तो हमारे माउथ में ये जो सैलिवरी ग्लैंड दिख रही है, ये सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे, जो लार है जो हमारे माउथ में है, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन स्टमक ईसोफेगस में एंटर हुआ, ईसोफेगस के बाद ये स्टमक में एंटर हुआ, देन स्टमक से जो फूड है वो कहाँ एंटर हो जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ये स्टमक के जस्ट बाद से स्टार्ट हो जाती है। ये जो हमको दिख रहा है सी शेप का जो है, ये वाला पार्ट, ये जो सी जैसा बना रहा है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला पार्ट, जिसको डिओडिनम बोलते हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे नीचे नीचे, ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ सीकम है, यहाँ फिर लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से गई, फिर यहाँ से फीकल मैटर होता हुआ, फिर यहाँ से होता हुआ देन ये सिग्मोइड नॉच इसमें चला जाता है, देन रेक्टम, इसको बोलते हैं रेक्टम। देन रेक्टम, और जो लास्ट में है रेक्टम की जो ओपनिंग है, एनस बोलते हैं, एनस के थ्रू हमारा जो वेस्ट फूड मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। अब इस साइड में हम देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। फर्स्ट है हमारी सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करती है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। देन आ जाता है लिवर। लिवर जो है ये बाइल जूस सीक्रेट करता है। ये बाइल जूस, अभी हम फूड का डाइजेशन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि बाइल जूस किस किस काम में आता है। तो लिवर जो भी सीक्रेट करता है, वो बाइल जो होता है वो पहले टेम्परेली स्टोर हो जाता है इस गॉल ब्लैडर में। देन ये गॉल ब्लैडर हुआ, ये ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम वाले पार्ट में ओपन होता है। अब ये वैसे ही ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में भी एक मेन पेनक्रिएटिक डक्ट होती है जो ओपन करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके 3D स्ट्रक्चर में हम एक बार देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसमें सारे ऑर्गन्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल हैं कि एक्चुअल में हमारी बॉडी में किस तरीके से अरेंज रहते हैं। फ्रंट से हम देख सकते हैं हमको पैनक्रियाज विजिबल नहीं होती है, गॉल ब्लैडर भी विजिबल नहीं है। अब इसी को हम बैक साइड से देखते हैं। ये देखिए, ये येलो कलर का जो है ये पैनक्रियाज है, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की डक्ट ओपन हो रही है पैनक्रियाज में, फिर ये मेन पैनक्रिएटिक डक्ट से मिल जाती है और डिओडिनम में एंटर कर जाती है। तो ये हमको जैसे
2D डायग्राम में हमको नहीं दिखता है, वैसे एक्चुअल में कैसा होता है वो हम इसके थ्रू देख सकते हैं। अब चलते हैं डाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो हमारे माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ में हमारे क्या होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। हमारे 3 टाइप की सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, और हर टाइप के एक पेयर होता है, यानी हमारे हो गए 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, यानी टोटल 6 सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा सीक्रेट करती हैं हमारे माउथ के अंदर। अब हमारे माउथ में जो दांत हैं वो फूड को सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, चर्न करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, यानी चबा चबा के छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने को हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। अब क्या होता है, अब ये सलाइवा सीक्रेट करेगा सैलिवरी ग्लैंड, तो जो चर्न फूड है वो सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, ताकि वो इजिली जो है वो अंदर बैक साइड में एंगल्फ हम कर सकें, निगल सकें इजिली। जो सलाइवा है उसके अंदर एक एंजाइम होती है, दैट इज नोन एज सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करती है, ये एंजाइम ब्रेक डाउन करती है स्टार्च का। जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर अगर स्टार्च है तो वो स्टार्च जो है उसको शुगर में तोड़ देगी, कौन, सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम। तो स्टार्च हमने देखते हैं कि जब हम कुछ ऐसा फूड खाते हैं जिसमें स्टार्च काफी ज्यादा अमाउंट में होता है, जैसे कि हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, या ब्रेड खा रहे हैं, तो ज्यादा टाइम तक हमारे माउथ में अगर वो रहता है तो हम देखते हैं कि हमको मीठा मीठा सा लगता है। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अगर हम ब्रेड खा रहे हैं या राइस खा रहे हैं तो काफी देर तक च्यू करने के बाद वो हमको मीठा क्यों लगता है। क्यों लगता है, उसका आंसर इसी में है, क्योंकि हमारे माउथ में जो सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम थी उसने स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया शुगर, इसलिए वो हमको शुगरी लगता है, मीठा मीठा लगता है। देन फूड जो था हमारे माउथ से फिर एंटर हो गया कहाँ पे, हमारे ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप जैसा होता है, जो माउथ को और स्टमक को ज्वाइन करके रखता है। ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन माउथ में होगा, देन उसके बाद स्टमक में होगा। अब माउथ से स्टमक तक जो ईसोफेगस खाना पहुंचाता है वो कैसे जाता है, ये ग्रेविटी के थ्रू नहीं जाता है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। यानी खाना अगर इस पोर्शन में रखा हुआ है तो वो अपने आप नहीं नीचे जाएगा, वो किस प्रक्रिया के द्वारा जाएगा, वो जाता है पेरिस्टालसिस के थ्रू। ये पेरिस्टालसिस हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, यानी ईसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पेरिस्टालसिस होगा। तो पेरिस्टालसिस होता क्या है, पेरिस्टालसिस क्या होता है, ये होता है मस्कुलर मूवमेंट, यानी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, पिचक रही हैं एंड रिलैक्स हो रही हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर जैसे ईसोफेगस है, यहाँ पर मान लिया हमने कि यहाँ पर खाना है, फूड आ गया। अब ये फूड के ऊपर वाली जो ये यहाँ पर पाइप दिख रहा है, यहाँ की जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पिचक जाएंगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा, एक प्रेशर पड़ेगा हमारे फूड के ऊपर और ये फूड नीचे आ जाएगा। अब ये नीचे आ गया, अब क्या हो गया, फर्दर इसके ऊपर वाली जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो फूड और नीचे आ गया और नीचे आ गया, इसी की तरीके ऊपर से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। और फिर ये जो इसके फूड जो था नीचे वाली मसल्स जो वो रिलैक्स हो जाएगी, जहां पर फूड आ गया उस साइड की उस एरिया की जो मसल्स है वो रिलैक्स हो गई। ये जो मसल्स है ये ऐसे रिलैक्स हो गई, और इसके ऊपर की मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये और पिचक गई। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड का मूवमेंट होता रहता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अब फूड ने एंटर कहाँ कर लिया, हमारे स्टमक के अंदर। तो मेन डाइजेशन जो हो रहा है वो स्टमक के अंदर हो रहा है हमारा। स्टमक में हमारा मैकेनिकल डाइजेशन, यानी ये जो पेरिस्टालसिस हमने पढ़ा था, यानी ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही हैं, तो उसकी वजह से भी डाइजेशन होता है, उसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलेंगे स्टमक में। स्टमक के अंदर मैकेनिकल के साथ साथ केमिकल डाइजेशन भी होता है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं, ये स्टमक होती है, स्टमक के अंदर कई सारी लाइनिंग्स होती हैं,
लाइनिंग वर्ड हम सुनते हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइनिंग मतलब होती है लेयर, यानी स्टमक के अंदर हमारी कई सारी लेयर्स होती हैं। तो इसमें ये जो लेयर है ये सीक्रेशन करती है कई सारी चीजों का। जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन होता है। तो ये डाइजेस्टिव जूस जो होता है स्टमक में क्या करता है, कुछ डाइजेशन तो माउथ में हो गया स्टार्च का। अब स्टमक में मेनली किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो प्रोटीन जो है पहले पेप्टाइड में टूट जाती है। पेप्टाइड थोड़ा लार्ज मॉलिक्यूल है, प्रोटीन सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद पेप्टाइड, देन पेप्टाइड के बाद अमीनो एसिड। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखेंगे। तो मेनली डाइजेशन प्रोटीन का कहाँ हुआ, स्टमक में हुआ। अब स्टमक ने डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट किया, और क्या सीक्रेट किया, और एसिड्स। एसिड्स में मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बोलते हैं इसको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन होता है। ये एसिड बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हमारे जो स्टमक का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। अब ये पीएच क्या होता है, पीएच एक स्केल होता है जो जिसे हम नापते हैं कि जो फूड है वो कैसा है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, या बेसिक है। अब ये पीएच अगर 7 हुआ, 7 पीएच पे क्या है, न्यूट्रल है फूड। अब 7 से कम हुआ, यानी 1 से लेके 7 तक के बीच में अगर पीएच है, तो इसका मतलब जो फूड है वो कैसा है, एसिडिक है। 7 के अबव जो है वो बेसिक है। यानी जो फूड है, जो स्टमक है उसमें पीएच 7 से काफी कम होता है, हाईली एसिडिक मीडियम है हमारे स्टमक में। अब इतनी सारी एसिड हमारे स्टमक में है, तो स्टमक की वॉल तो जल सकती है उससे। तो इस एसिड से बचाने के लिए हमारा स्टमक म्यूकस भी सीक्रेट करता है। ये देखो म्यूकस है, तो स्टमक की जो लाइनिंग्स है, लेयर है, वो म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट करेंगी, जो कि एसिड के प्रभाव से हमारे स्टमक की वॉल्स को बचा के रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। अब स्टमक के बाद फूड जो है वो एंटर कर जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ नीचे वाले पोर्शन से नहीं, स्टमक जहां पर एंड हो रहा है यहीं से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो इसके सबसे ऊपर वाला, सबसे ये वाला पोर्शन जो सी जैसा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डिओडिनम। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिओडिनम वाले पार्ट में अब हम पहले देखते हैं लिवर। तो लिवर जो है और गॉल ब्लैडर है, ये सारी ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्लैंड्स हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज। तो लिवर जो है ये बाइल जूस सीक्रेट करेगा, ये बाइल जूस फिर जाके स्टोर हो जाता है हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। अब गॉल ब्लैडर में से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने अमाउंट में ये बाइल जूस एंटर करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम वाले पार्ट में, यानी जो सी जैसा दिख रहा है इस पार्ट में यहां से बाइल जूस एंटर करेगा। अब ये बाइल जूस काम क्या करता है, बाइल जूस का, बाइल जूस के दो मेन काम है। एक है कि जो फैट होता है हमारे, स्टार्च का डाइजेशन हमने पढ़ लिया माउथ में हो गया, प्रोटीन का हमने पढ़ लिया मेनली स्टमक में हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबका डाइजेशन हो रहा है। तो जो हमारी ये दिख रही है पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज में से हमारा सिक्रीशन निकला पैनक्रिएटिक जूस, तो वो भी ड्यूोडेनम में एंटर किया और यहाँ से बाइल जूस भी एंटर किया। अब जो पैनक्रियाज था उसने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तो डाइजेस्ट कर दिया, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया। लेकिन जो फैट है उसकी साइज काफी बड़ी है, तो वो जो पैनक्रिएटिक जूस है वो उसको तोड़ नहीं पाता, तो वो हेल्प मांग रहा है बाइल जूस की। अब ये बाइल जूस ऊपर ही है, उसका दोस्त है। दोनों की जैसे पैनक्रियाटिक ड्रग जो आती है ये पहले किसके अंदर एंटर करती है, हमारे पैनक्रियाज में एंटर करती है, तो यहाँ पर दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो ये यहीं से आता रहता है, तो आस पड़ोसी हैं ये दोनों के दोनों, तो यहाँ से इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, तो दोस्त हैं, तो दोस्त हैं तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब पैनक्रियाज जो है वो बाइल जूस को बोलती है कि भाई भाई ये टूट नहीं रहा है, मेरी हेल्प कर दे। तो बाइल जूस ऊपर से आता है भागा 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 कि मैं तेरी हेल्प करता हूँ। तो यहाँ पर खाने में जो बड़ा बड़ा फैट होता है, फिर क्या करता है वो उस फैट को छोटे छोटे टुकड़े में पीस तोड़ के दे देगा कि ले अब तू इसको और पीस दे। अब पैनक्रियाटिक जूस आता है और उस फैट को और फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है छोटे 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 पीसेस में। तो इस तरीके से पैनक्रियाटिक जूस ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों को सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या हो गया, अब ये सारे के सारे जो थे
न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सिंपल फॉर्म में टूट गए हैं। यानी डाइजेशन हुआ स्टमक, माउथ में, फिर फर्दर डाइजेशन हुआ स्टमक में, देन उसके बाद और छोटे छोटे पार्टिकल्स में, यानी इतना छोटा बना देंगे कि वो इजीली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है? कार्बोहाइड्रेट हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज की साइज काफी छोटी होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ये सारी चीजें इजिली ब्लड में एंटर कर जाता है। वैसे ही फैट किस में टूट जाता है? फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो पहले पेप्टाइड में टूटती है, फिर अमीनो एसिड में टूट जाती है। अमीनो एसिड एकदम छोटी फॉर्म है उसकी, जो इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर। अब हमारा स्टमक देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती कैसे है? स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम कट ब्रेक डाउन करेंगे, कट करेंगे, तो अंदर देखेंगे इसमें बाल बाल, हेयर लाइक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, पतले पतले बहुत सारे, न्यूमरस होते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसे काट के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये जो दिख रहा है ये जिगजैग जिगजैग पोर्शन, ये एक्चुअली विलाय है। इसको जूम करके हम ऐसे देखेंगे, जूम करके ये दिख रहा है, ये विल्लाय है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। यानी अगर ये सरफेस अगर स्मूथ होती, मान लो, यानी अगर ये जैसे ये है पोर्शन, यहाँ पर विल्लाय है बड़े बड़े, अगर ये नहीं होते, ये सरफेस ऐसी होती, तो इतना एरिया में जो है फूड एब्जॉर्ब हो रहा होता। अब फूड यहाँ से भी एब्जॉर्ब, अब विलाई आ गई, फूड यहाँ पर भी एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ से भी अंदर जा रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। विलाई से इतनी सारा पोर्शन इसको एब्जॉर्प्शन के लिए मिल गया। तो यहाँ पर ये विलाई है, यहाँ पर भी एंटर हो रहा है फूड, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, कितनी सारी जगह मिल रही है इसको। तो इसने क्या कर दिया? विलाई ने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। अगर ये विलाई नहीं होता, पूरा ऐसा स्मूथ होता पूरा, तो क्या होता? सिर्फ इतना सरफेस एरिया होता न्यूट्रिएंट्स के पास ब्लड के अंदर जाने के लिए। ठीक है, अभी इतना सारा है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर। अब एक बार हम ये, एक बार हम ये 3D स्ट्रक्चर देख लेंगे। इसमें हम इजिली देख पाएंगे। देखो ये लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर से बाइल निकलता है, ये पैनक्रिएटिक, मेन पैनक्रिएटिक डक्ट यहाँ से आ रही है, तो पहले मेन पैनक्रिएटिक डक्ट में यहाँ पर एंटर हो गया, यहीं से दोनों की दोस्ती हो जाती है, और दोनों साथ साथ मिलके इस डिओडिनम में एंटर कर देते हैं। यहाँ से बाइल जूस भी एंटर हो रहा है, और यहाँ से पैनक्रिएटिक जूस भी एंटर हो रहा है। देन फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर ये नीचे है, फिर ये इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा फूड। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में चलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, ये भी पढ़ कवर कर लेते हैं हम। हाँ, तो फूड एंटर हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन नहीं होता है, यानी फूड जो है वो सिंपल फॉर्म में ब्रेकडाउन नहीं होगा, ऑलरेडी सारा ब्रेकडाउन हो चुका है, एब्जॉर्प्शन हो चुका है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली काम क्या है? इसमें वाटर का और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब यहाँ पर जो भी वेस्ट फूड मटेरियल जो एंटर किया, अब उसके अंदर जो भी पानी था, बहुत लिक्विड फॉर्म थी, तो वो लिक्विड जो है वो सारा ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब ब्लड के अंदर वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जो पोर्शन है यहाँ पर फूड का, जो वेस्ट मटेरियल है, वो क्या होता जा रहा है? वो सॉलिड फॉर्म लेता जाएगा, यानी वो पॉटी में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये पॉटी अब यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, और वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, और हुआ, और हुआ, और इसी तरीके से फिर वो पॉटी रेक्टम में जाएगी, पॉटी सारी की सारी पॉटी रेक्टम में स्टोर हो जाएगी। अब रेक्टम में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसके बाद हमको फील होता है कि हाँ हमको पॉटी जाना है, फिर एनस जो है उसकी ओपनिंग, एनस जो है वो ओपन होता है और पॉटी बाहर निकल जाती है। अब अगर किसी, कोई लोग बच्चे पानी कम पीते हैं या फिर खाने में फाइबर्स कम लेते हैं, तो क्या होता है उनको, यही पॉटी जो है वो बहुत हार्ड हो जाती है, तो हार्ड हो जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। तो कॉन्स्टिपेशन में फिर इजेशन में बहुत दिक्कत आती है। इजेशन मतलब क्या होता है? इसका बाहर निकलना, पॉटी का रेक्टम में से एनएस के थ्रू बाहर निकलने को ही इजेशन बोलते हैं। तो पॉटी इजेस्ट नहीं हो पाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि क्या होता है, वाटर का काफी एब्जॉर्प्शन हो गया है, और वाटर कम हो गया तो वो सूख जाती है। इसलिए फाइबर्स जो है वो
इजेशन में हेल्प करते हैं, और इसलिए कहते हैं पानी ज्यादा पीना चाहिए। ज्यादा पानी पिएंगे तो इजीली जो है ये वेस्ट जो मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है, वो इजीली इजेस्ट हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम सॉल्ट्स, एंड इट हेल्प्स इन, ये एक्सपेल करता है अनडाइजेस्टेड फूड को एनएस के थ्रू। चलते चलते कुछ डेफिनेशंस और देख लेते हैं हम। फूड क्या होता है? जो भी हम मटेरियल, हमको हमारी बॉडी को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी पाने के लिए हम जो कुछ भी इंजेस्ट करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर ले आएंगे माउथ के थ्रू, वो सारा का सारा फूड कहलाएगा। अब फूड जो भी इंजेस्ट कर रहे हैं वो फूड है, तो न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट क्या है? उस फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जो मेनली हमको एनर्जी दे रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये जो फूड के कंपोनेंट्स हैं इनको न्यूट्रिएंट्स कहा जा रहा है। तो इन्हीं से हमको एनर्जी मिलती है। ये रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल क्यों बोला गया है? क्योंकि इनकी साइज काफी बड़ी है, ये डायरेक्टली हमको एनर्जी नहीं देगी। फर्स्टली हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, ताकि ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद फिर ये सारी सेल्स के पास चला जाता है, हमारे सारे न्यूट्रिएंट सेल के पास चले जाएंगे एनर्जी देने के लिए। अब सेल्स के पास गए तो सेल के को क्या रिक्वायरमेंट होगी? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होता है फूड का, फूड जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है एनर्जी में। अब ये एनर्जी जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं, हमारी ग्रोथ, हमारी जो कहीं पर भी चोट लग जाती है, हमने देखा होगा हमारी जैसे स्किन है ऊपर डैमेज हो जाएगी, तो हमारी स्किन इजिली रिपेयर हो जाती है। किस वजह से रिपेयर हो जाती है? क्योंकि ये जो सेल्स है वो डिवाइड कर रही हैं। अब इसमें कौन सा फूड का कंपोनेंट हेल्प करता है? प्रोटीन। अब डाइजेशन क्या होता है? यही जो फूड के जो कंपोनेंट्स थे, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिए जाते हैं ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए हमारे ब्लड के अंदर। इसी को डाइजेशन बोलते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा। अब न्यूट्रिएंट्स हैं, हमने सिक्स क्लास में पढ़ा है न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं, ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं, उनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। यानी क्वांटिटी पे डिपेंड है मैक्रो एंड माइक्रो, यानी कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को। और जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। A macronutrients is further divided into three parts, that is carbohydrate, protein and fat. हमने सिक्स क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी तुरंत एनर्जी देता है। तो यानी अगर हम बहुत कहीं भाग के आए हैं, कहीं थक गए हैं हम, तो हमको तुरंत एनर्जी चाहिए होगी, तो हम फैट वाली चीजें नहीं खाएंगे, हम कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाएंगे, बनाना खाएंगे। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है। और फैट क्या है? ये स्टोर रहता है हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे, जैसे किसी की डबल चिन होती है, टमी वाले पे एरिया पे ज्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है, तब ये फैट जो है ये बर्न होना स्टार्ट होता है, एनर्जी देना स्टार्ट होता है। इसलिए अगर आप पतला होना है मोटे मोटे लोगों को, तो क्या करना पड़ेगा? फैट का इंटेक तो करना ही नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक भी हम खत्म कर देते हैं, ताकि जो फैट ऑलरेडी स्टोर्ड है बॉडी में वो ब्रेक डाउन हो जाए, ताकि हम पतले हो जाएं। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट, अब देखो एक और दूसरी चीज, अगर हमने इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट लिया है, यानी जितना कार्बोहाइड्रेट है उतना ही फैट हमारे पास है, अब दोनों में से ज्यादा एनर्जी कौन देगा? तो ये क्वेश्चन होगा। तो इसमें हमको फैट पे आंसर लगाना है, फैट सही आंसर है, यानी ज्यादा एनर्जी फैट देगा। दोनों इक्वल अमाउंट में है तो ज्यादा एनर्जी फैट देगा, इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देगा। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी हमारी बॉडी को बिल्ड कर रहा है, वो बना रहा है। यानी अब बॉडी कैसे हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? प्रोटीन की वजह से। अब ग्रोथ हो रही है दैट मीन्स क्या है? हमारी सेल्स डिवाइड हो रही है बॉडी की, एक सेल से दो बन रही है, दो से बन रही है, तभी तो हमारी हाइट बढ़ पाएगी। तो ये जो सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन में कौन हेल्प कर रहा है? कौन सा न्यूट्रिएंट? प्रोटीन। अब सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में है? बच्चों में होती है, बड़ों में, एडल्ट्स में तो नहीं होगी। तो ग्रोथ एट बच्चों में ज्यादा हो रही है, यानी बच्चों में सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए उनको कौन से न्यूट्रिएंट ज्यादा खाना है? बच्चों को प्रोटीन ज्यादा खाना है। बच्चों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है।
नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ रखे हैं, विटामिन्स पढ़ रखी हैं हमने, बहुत सारे टाइप की विटामिन्स होती हैं, ये ए डी ई के और बी सी, और इन सब की कमी से होने वाली बीमारियां भी हमने पढ़ रखी हैं 6th क्लास में। देन हमने मिनरल्स भी कवर कर रखे हैं, जो मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, तो इन सब सारे मिनरल्स के फंक्शंस जो हैं वो हायर क्लास में हम पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट भी फर्दर ब्रेक होता है सिंपलर फॉर्म में। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो टाइप का होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या होता है? जब कार्बोहाइड्रेट में एक या दो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोला जाएगा। कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट होंगे शुगर के, किसी में अटैच होंगे, तो उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोला जाएगा। एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। सिंपल के अलग अलग फॉर्म है, मोनोसेक्राइड फॉर्म है। मोनो मतलब होता है एक, एक सेक्राइड है, यानी एक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे मोनोसेक्राइड। जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो हमने ब्रेक डाउन किया था तो कार्बोहाइड्रेट का, तो फाइनल ब्रेक में किस में कन्वर्ट हो गया था? वो ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज ये है क्या है? मोनोसेक्राइड है, एकदम सिंपल फॉर्म है, यानी एकदम छोटा पार्टिकल है, इजिली हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर गया। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये बहुत छोटी फॉर्म्स होती हैं, इजिली हमारे ब्लड में एंटर कर जाती हैं। देन दूसरा है डाइसैक्राइड। डाई मतलब होता है दो, यानी दो शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे जिसमें, उसको बोलेंगे डाइसैक्राइड्स। इसके एग्जाम्पल हैं मैल्टोज एंड लैक्टोज। कहीं ये मेल्टोज वर्ड सुनने को मिला है? अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं जटिल, या इसकी साइज जो है काफी जटिल है, उलझी हुई है, काफी बड़ी साइज है। ये देखो पॉलीसेक्राइड्स में कितने सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स अटैच रहेंगे। पॉलीसेक्राइड्स का एग्जांपल है क्या? स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। अब एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जब हम स्टार्च को च्यू करते हैं तो हमको मीठा मीठा क्यों लगता है, और हमने माउथ में पढ़ा था स्टार्च का डाइजेशन होता है, याद आया कुछ? तो माउथ में जो स्टार्च है इसको ब्रेक डाउन कर दिया था शुगर में, ठीक है? तो कौन सी शुगर में ब्रेक डाउन किया था पहले? इसको माउथ में तो मेल्टोज में कन्वर्ट होता है। तो ये जो देखो यहाँ से स्टार्च, ये वाला, ये हमारे फूड हमने खाया, जैसे हमने चपाती खाई, वीट में क्योंकि प्रेजेंट होता है काफी स्टार्च, गेहूं में प्रेजेंट होता है, और ब्रेड में होता है, राइस में होता है। तो हमने जब स्टार्च वाली चीजें ज्यादा खाते हैं फिर उसको हमने चबाया, तो हमारी माउथ में कौन सी एंजाइम थी? एमाइलेज, सेलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट थी। तो ये सेलिवरी एमाइलेज ने क्या किया? स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। स्टार्च का हम देखेंगे ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। अब ये स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसे हो गया डाइसेक्राइड में? पूरा तोड़ तोड़ के उसने किसने? मेल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। और फर्दर देन उसका ब्रेकडाउन किस में होता है? देन उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मेल्टोज है, वो फर्दर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ये ग्लूकोज जो है वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। तो ऐसे ही ये कॉम्प्लेक्स जो है उसको पहले दो और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा, फिर और तोड़ा, इसी को बोलते हैं डाइजेशन। तो कार्बोहाइड्रेट इसलिए हमने पूरा पढ़ लिया टाइप्स, इससे पूरा क्लियर हो गया कि कैसे कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है। माउथ में मेल्टोज में हुआ, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मेल्टोज है, फिर वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, ताकि ये इजिली एब्जॉर्ब हो सके। जैसे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हुआ था वैसे ही प्रोटीन और फैट का भी ब्रेक डाउन हुआ था। तो प्रोटीन जो है इसकी साइज जो है इसके पार्टिकल की बहुत बड़ी होती है, तो प्रोटीन भी हमारे ब्लड में डायरेक्ट एंटर नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो प्रोटीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट को पहले तोड़ते हैं छोटे 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 में, वैसे प्रोटीन पहले पेप्टाइड में टूटती हैं, देन पेप्टाइड फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड फॉर्म है ये इसकी सिंपल फॉर्म है प्रोटीन की, यानी बहुत छोटा मॉलिक्यूल है जो इजिली हमारे ब्लड में एंटर हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। वैसे ही फैट जो है ये काफी बड़ा मॉलिक्यूल है। फैट का डाइजेशन कौन कर रहा था? याद करो, फैट का डाइजेशन कर रहा था बाइल जूस। बाइल जूस ने पहले फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में, पीसीज में तोड़ दिया। तो फैट जब फाइनल ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी फैट की वो वाली फॉर्म जो हमारे ब्लड में इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो कौन सी होती है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये दोनों सिंपल फॉर्म है जो हमारे ब्लड में एंटर हो जाती है। तो इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सारे जो कॉम्प्लेक्स
फूड कंपोनेंट्स थे ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर हमारे ब्लड में से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये सारे के सारे जो सिंपल फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स थे ये सारे से सारे सेल के पास पहुंच जाते हैं, ताकि सेल उसको फर्दर एनर्जी में कन्वर्ट कर सके या फिर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के काम आ सके। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हम नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन का पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू।